नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस विषय की बात करने वाले हैं वो एक मिसाइल से जुड़ती है। मिसाइल का क्या नाम है? तो मिसाइल का नाम है K5। और इसी K5 मिसाइल का, चूंकि एक बैलिस्टिक मिसाइल है, इसका जो परीक्षण है वो किया गया। सबमेरीन जो लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है, इसके दूसरे चरण यानी सेकेंड स्टेज के रॉकेट मोटर का जो सफल स्टैटिक जो टेस्ट है वो किया गया है। और ये माना जा रहा है कि K5 बैलिस्टिक मिसाइल के संदर्भ में ये जो टेस्ट हुआ है ये इसके विकास के चरण का जो अंतिम दौर है उसके तौर पे देखा जा रहा है। तो आज इसी मिसाइल के बारे में, इससे जुड़े हुए बहुत सारी जो जानकारियां हैं उन पर हम डिटेल से बात करने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि न्यूज़ क्या है। तो देखिए, न्यूज़ यहीं से आ रही है। भारत का जो महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान है, जिसे हम रक्षा प्रतिष्ठान के तौर पे जानते हैं, जो DRDO है, इसी DRDO के द्वारा जो K5 जो बैलिस्टिक मिसाइल है, इस मिसाइल के दूसरे चरण का सफलतापूर्वक जो टेस्ट है वो कर लिया गया है। और इसी कारण से ये जो न्यूज़ है ये चर्चा में है। अब इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करें तो ये कहा जा रहा है कि ये जो SLBM है, ये क्या है? ये सबमेरीन जो लॉन्च्ड बैलिस्टिक जो मिसाइल है, इसको अब पूरी तरह से सबमेरीन से लॉन्च करने का जो टेस्ट है उसके दूसरे चरण को बेहतर तरीके से पूरी तरह से सफलतापूर्वक कर लिया गया है। अब थोड़ा सा इस मिसाइल के बारे में देखते हैं। तो जो K5 एक भारत की अगली पीढ़ी की क्या है, पनडुब्बी प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल है। बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है उस पर हम बात करेंगे, लेकिन ये जो K5 मिसाइल है इसे अरिहंत क्लास की जो परमाणु पनडुब्बी जो एटॉमिक सबमेरीन है उस पर तैनात करने की भारत सरकार की योजना है। इस मिसाइल की बात करें तो ये क्या है? ये SLBM है। SLBM का मतलब पहले हमने बताया कि सबमेरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी ये जो मिसाइल है ये सबमेरीन से क्या की जा सकती है, ये लॉन्च की जा सकती है। इसकी जो रेंज होगी आप देखिए 5000 किलोमीटर है, यानी कि भारत के आसपास के लगभग सभी देश जो हैं, एक बड़ा जो रेंज है उसको ये मिसाइल कवर करती है। अगर इसमें फ्यूल की बात करेंगे तो सॉलिड जो ठोस फ्यूल है, ठोस ईंधन है, उसका इस्तेमाल किया जाएगा। INS जो अरिहंत है और आने वाली जो S4 या फिर S5 जो इस तरह के अलग अलग जो श्रेणी के सबमेरीन होंगे वहाँ पर इनकी तैनाती हो सकती है। भूमि इसके अगर महत्व की बात करेंगे भारत के संदर्भ में, तो न्यूक्लियर जो डिटरेंस है, एक सामरिक जो क्षमता है परमाणु संदर्भ के संदर्भ में, वो इससे प्राप्त हो सकती है। सेकेंड जो स्ट्राइक कैपेबिलिटी है वो भी प्राप्त की जा सकती है। तो इस कारण से देखें तो इसका जो महत्व है वो भारत के लिए खास हो जाता है। न्यूक्लियर जो ट्रायड है वो भारत के संदर्भ में इस मिसाइल के विकसित होने के बाद मजबूत होगी। भारत के पास पहले से ही तीनों माध्यमों से अणु हमला करने की जो क्षमता है वो आ जाएगी, यानी कि लैंड से भी, एयर से भी और वाटर से भी। और इस दृष्टिकोण से देखें तो भारत की जो क्षमता है उसमें काफ़ी वृद्धि देखने को मिल सकती है। सबसे खास बात क्या है कि ये पूरी तरह से क्या है, विश्वसनीय है। सेकेंड स्ट्राइक जो कैपेबिलिटी है उसको प्रदान करेगी। 5000 किलोमीटर के रेंज का अर्थ यही है कि भारतीय जो पनडुब्बी है ये हिंद महासागर के सभी क्षेत्रों को सुरक्षित कर सकती है या अपने अटैकिंग रेंज में ला सकती है। खास तौर पर देखें तो भारत के दो महत्वपूर्ण जो प्रतिद्वंदी देश हैं, चीन और पाकिस्तान, इनके रणनीतिक जो ठिकाने हैं उनको आसानी से ये जो K5 बैलिस्टिक मिसाइल है ये टारगेट कर सकती है। तो ये जो भारत की क्षमता है, ये भारत की परमाणु जो प्रतिरोध नीति है उसका सबसे विश्वसनीय और सुरक्षित स्तंभ माना जा रहा है। तो ये जो पनडुब्बी में छिपी रहने वाली जो K5 मिसाइल है इसका पता लगाना भी कठिन है, और इस कारण से देखें तो भारत की जो सामरिक क्षमता है उसे ये कई गुना बढ़ा देगी। अगर चीन के विरुद्ध जो डीप स्ट्रेटजी है उसके डिटरेंस की बात करें तो जो K5 है इसकी रेंज में क्या है कि चीन के बहुत सारे जो क्षेत्र हैं वो आ जाएंगे, जैसे बीजिंग, शंघाई, ग्वांगझू, ये सारे इस मिसाइल के रेंज में आ जाएंगे। और टारगेट को आसानी से क्या कर सकती है कि ये जो बैलिस्टिक मिसाइल है ये अपने रेंज में लेकर उसे ध्वस्त कर सकती है। तो इस कारण से देखें तो भारत की जो एक्सटेंडेड जो कह सकते हैं मैरीटाइम जो डिटरेंस है वो अब कई गुना बढ़ जाएगा। स्टैटिक अगर टेस्ट की बात करें कि जो कहा जा रहा है कि सेकेंड जो स्टैटिक टेस्ट है वो किया गया है, यानी जो रॉकेट मोटर है उनको जमीन पर स्थिर अवस्था में पूर्ण शक्ति से क्या किया जाता है, उन्हें चलाया जाता है, ताकि जो थ्रस्ट है, जो दहन क्षमता है,
वो और ताप जो दाब है उसे सहन करने का जो विश्लेषण है वो बेहतर किया जा सके, ताकि आने वाले समय में जब पूरी तरह से ये मिसाइल तैयार हो जाए तो फिर कोई तकनीकी जो दिक्कत है वो इसमें देखने को ना मिले। ऐसे ही अगर देखेंगे दूसरे चरण के अगर महत्व की बात करेंगे तो जो मिसाइल है इसका दूसरा जो स्टेज है मिसाइल को वातावरण से बाहर निकालने में मदद करेगा, उच्च गति और ऊंचाई प्रदान करेगा, जो 5000 से अधिक किलोमीटर के रेंज पाने के लिए भी क्या हो जाता है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा देखेंगे ये के सीरीज या के सीरीज के ही क्रम में आने वाली मिसाइल है। तो भारत की जो पनडुब्बियां है उनके लिए विशेष रूप से विकसित जो मिसाइल एक श्रृंखला है उसी में कौन शामिल है, तो ये K5 शामिल है। अगर K5 की बात करें तो इससे पहले जो विकसित मिसाइल हैं जैसे K5 जो सागरिका है ये 700 से लेकर 750 किलोमीटर के एक स्तर पे ये डेवलप की गई थी। फिर K4 डेवलप की गई जो 3500 किलोमीटर के लिए है, और उसी क्रम में देखें तो उसका अगला जो वर्जन है वो K5 है, यानी 5000 जो किलोमीटर रेंज की बात कही जा रही है उस रेंज में ये जो बैलिस्टिक मिसाइल है इसे विकसित किया जा रहा है। और इसके बाद जो अगला इसका वर्जन होगा वो K6 होगा जो प्रपोज्ड है, जो 6000 से लेकर 8000 किलोमीटर का रेंज वाला होगा, जिस पर अब काम हो रहा है। अब देखी जाने वाली बात है कि कब तक वो पूरी तरह से कंप्लीट होगा। अगर DRDO की बात करें तो DRDO की जो इंजीनियरिंग है वो एक बेमिसाल है। भारत के लिए देखें तो जो भी सॉलिड फ्यूल जो टेक्नोलॉजी है ये क्या कर रहा है DRDO विकसित कर रहा है। और ये क्यों कर रहा है, तो इससे क्या हो जाएगा कि जो स्पीड है वो काफ़ी तेज हो जाएगी और जो लॉन्चिंग प्रक्रिया है वो क्या हो जाएगी वो पहले से सुरक्षित हो जाएगी। मल्टी स्टेज जो मोटर विकसित करने की बात की जा रही है, ताकि इस तरह की जो मिसाइल्स हैं उनको क्या किया जाए अधिक ऊंचाई प्रदान की जा सके, यानी उनके ऊंचाई जाने की जो दूरी है वो बढ़ सके, और जो लॉन्ग डिस्टेंस है उसको भी ये तय कर सके। जो उन्नत नेविगेशन सिस्टम की बात की जा रही है ये एक्यूरेसी को ध्यान में रखते हुए क्या कर रहा है, जो DRDO है वो विकसित कर रहा है, यानी जो सटीकता है जो स्ट्रेटेजिक जो डिटरेंस है उसको प्राप्त किया जाए। और दूसरे चरण का जो सफल परीक्षण है ये परीक्षण संकेत देता है कि जो K5 है ये जो एक बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण चल रहा है, जो एक तरह से जो एटॉमिक सबमरीन है वहां पर रखा जाएगा, उसके प्रोजेक्ट को पूरी तरह से पूर्ण बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। अब जो बार बार यहाँ पर कहा जा रहा है कि क्रूज मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल, ये जो बातें कही जा रही है आखिर ये क्या है, तो देखिए अगर क्रूज मिसाइल की हम पहले बात कर ले कि जो क्रूज मिसाइल होता है ये क्या होता है, तो देखिए ये पूरी तरह से क्या होता है कि गाइडेड होता है। ये क्या होता है, ये निर्देशित होता है। जो निम्न ऊंचाई जो लो एल्टीट्यूड है उस पर ये मिसाइलें उड़ती हैं, जेट इंजन की लागत शक्ति ये प्राप्त करती हैं, और पहले तय जो कह सकते हैं प्रोग्राम्ड है उसी मार्ग का ये पालन करती हैं। इनका जो एक तरह से जो फ्लाई जो पाथ होता है पृथ्वी के वातावरण के भीतर नीचे ये क्या करती हैं, ये उड़ान भरती हैं। ये इनकी विशेषता है। और अत्यधिक जो कह सकते हैं कि स्थिति बदली तो फिर ये दिशा भी बदल सकती हैं। तो ये इनके बारे में बेसिक तौर पे है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे इनकी जो स्पीड है वो सबसोनिक होती है, सुपरसोनिक होती है, हाइपरसोनिक होती है। पेलोड की बात करें कि आखिर ये क्या अपने साथ ले जा सकती है, तो छोटे एकल और वारहेड ले जा सकती हैं। कन्वेक्शनल या न्यूक्लियर जो वारहेड है उनको भी ले जाने में सक्षम है। पता लगाने और रोकने की बात करें तो कम ऊंचाई और छोटा जो रडार क्रॉस सेक्शन है उसका पता लगाना कठिन होता है, परंतु पता चलने के बाद क्या है इंटरसेप्ट करना तुलनात्मक रूप से क्या है आसान होता है। इसके उदाहरण ब्रह्मोस हैं या फिर टॉमहॉक है, ये आप देख सकते हैं। इसके बहुत सारे जो एडवांटेज है जो फायदे हैं वो आप देख सकते हैं। एक्यूरेसी बहुत बेहतर है, दिशा मार्ग बदलने की इनमें जो क्षमता होती है, भूमि समुद्र वायु कहीं से भी ये लॉन्च किए जा सकते हैं, लेकिन कुछ लिमिटेशन है, जैसे दूरी और गति के मामले में जो बैलिस्टिक मिसाइल है इससे ये कमतर होती है, पता चलने पर इंटरसेप्शन आसान हो जाता है। अब अगर हम बात करें कि जो बैलिस्टिक मिसाइल की बात कही जा रही है, बैलिस्टिक मिसाइल कहने का मतलब क्या है कि वैसी मिसाइल जो पर्यावलयाकार जो एक तरह से पूरा क्या होता है एक पैराबोलिक जो पाथ है उसे फॉलो करती है, और प्रारंभिक चरण में जो रॉकेट पावर्ड है ये एसेंड, फिर क्या होता है कि अनपावर्ड फ्री फॉल ये क्या करता है मूव करता है।
तो आप देख सकते हैं जैसे आप यहाँ पर जो मैप दिया गया है, यहाँ पर दोनों के बारे में दिया गया है कि जो बैलिस्टिक है ये क्या करता है, एक पैराबोलिक जो पाथ है उसे अचीव करता है। शुरुआती दौर पे क्या होता है कि इसे पावर दिया जाता है, ये ऊपर जाता है और फिर यहाँ के बाद ये क्या है, फिर ये एक अनपावर्ड जो फ्री फॉल है वो इसमें देखने को मिलता है। तो इसका जो पाथ होता है ये क्रूज मिसाइल की तरह लो पाथ पे नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, ये पर्यावलयकार जो पैराबोलिक जो पाथ होता है वो होता है। और वातावरण में ये वातावरण से आप देखेंगे पहले बाहर जाता है और फिर क्या है, फिर एटमॉस्फेयर में इसकी एंट्री होती है और ये फिर टारगेट को क्या करता है, ये हीट कर देता है। इसमें भी स्पीड इसकी काफ़ी अधिक होती है, हाइपरसोनिक स्पीड होती है, 5 मैक से अधिक होती है। बड़े जो पेलोड है वो ले जाने में ये सक्षम होते हैं और कन्वेंशनल और न्यूक्लियर दोनों जो वारहेड है वो ये अपने साथ ले जा सकता है। इसके अलावा देखेंगे तो इसके बहुत सारे जो लाभ हैं वो भी आप देख सकते हैं। बहुत लंबी दूरी तक की जो क्षमता है, बड़े पेलोड इंटरसेप्शन करना बहुत कठिन माना जाता है और कमियां भी हैं, जैसे लॉन्च के समय आसानी से ये डिटेक्ट हो सकती हैं। उड़ान पथ प्रैक्टिकेबल है और क्रूज मिसाइल की तुलना में कम कह सकते हैं कि ये मैन्यूरेबल होते हैं। तो ऐसी विशेषता इनके संदर्भ में देखी जा सकती है। अगर दोनों की हम तुलना कर दें कि जो क्रूज मिसाइल है, जो बैलिस्टिक मिसाइल है, वो भी आप देख सकते हैं, चाहे उड़ान के स्तर पे देखें, इनके पावर के स्तर पे देखें, इनके स्पीड के स्तर पे देखें, पेलोड ले जाने की क्षमता के स्तर पे देखें, तो हर जगह आप देखेंगे कि जो बैलिस्टिक मिसाइल है ये क्रूज मिसाइल पर भारी प्रतीत होगी। तो ये पूरा न्यूज़ था। अब इसमें जो डीआरडीओ का एक अहम प्रयास K5K मिसाइल के संदर्भ में किया गया है, तो डीआरडीओ भी महत्वपूर्ण हो जाता है। ये एक महत्वपूर्ण रक्षा अनुसंधान है, संस्थान है, प्रतिष्ठान है भारत का, और देश की सुरक्षा के लिए जो भी उन्नत हथियार प्रणाली है, जो स्वदेशी रक्षा तकनीक है, वो ये विकसित करता है। पूरा नाम इसका आप देख सकते हैं, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है वो माना जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो वर्ष 1958 में हुई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो देश की राजधानी न्यू दिल्ली में है, नई दिल्ली में है। अधीनस्थ जो मंत्रालय है वो रक्षा मंत्रालय है। लैब्स की संख्या की बात करेंगे, 40 से अधिक जो प्रयोगशालाएं हैं, कई सारे जो बड़े केंद्र हैं वो इसके पास है। वैज्ञानिक जो स्टाफ है वो हजारों की संख्या में है। तकनीकी जो विशेषज्ञ हैं उनकी संख्या भी काफ़ी अधिक है। अब बात करें कि जो डीआरडीओ है ये किस कारण से बनाया गया, तो पहली बात यही कि भारत की जो तीनों सेनाएं हैं, चाहे वो आर्मी हो, नेवी हो, वायुसेना हो, एयरफोर्स हो, इनके लिए जो भी अत्याधुनिक जो हथियार हैं, जो सुरक्षा प्रणालियाँ हैं, उनके विकसित करने के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि ये क्या है, ये अनुसंधान संस्थान है। भारत को रक्षा तकनीकी क्षेत्र में देखें तो आत्मनिर्भर बनाने के दृष्टिकोण से हथियार, उपकरण, रडार, मिसाइल, युद्ध वाहन या जो भी जीवन सुरक्षा से जुड़ी हुई जो भी तकनीकें हैं उन पर शोध करने के लिए इसे बनाया गया। निजी जो उद्योग है, स्टार्टअप है, शैक्षणिक जो संस्थान है, उनके साथ मिलकर रक्षा तकनीक से जुड़े हुए जितने भी अलग अलग कह सकते हैं कि प्रयोग हैं वो ये करती है। अगर डीआरडीओ के प्रमुख जो कार्यक्षेत्र हैं, अगर कार्यक्षेत्रों की हम बात कर लें कि इसके महत्वपूर्ण कार्यक्षेत्र कौन से हैं, तो देखिए लगभग हर रक्षा तकनीकी क्षेत्र में ये काम करता है, चाहे वो मिसाइल हो या फिर अलग अलग जो इस तरह के रक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए जो बातें, जैसे मिसाइल का पूरा एक श्रृंखला आपके सामने दी गई है। तो मिसाइल भी बनाता है, विमान भी बनाता है, नौसैनिक जो सिस्टम है उनको भी क्या करता है, ये डेवलप करता है। ऐसे आप देखेंगे तो बहुत सारी, जैसे रडार, इलेक्ट्रॉनिक जो प्रणाली है, टैंक, जो युद्ध प्रणाली में जो इस तरह के जो भी जीवन विज्ञान वाले जो टेक्नोलॉजी हैं वो इस्तेमाल होते हैं, उनको भी ये विकसित करता है। तो आप देखेंगे मिसाइल की एक लंबी श्रृंखला, चाहे वो अग्नि हो, पृथ्वी हो, नाग हो, आकाश हो, ब्रह्मोस हो, प्रलय मिसाइल हो, ये सब क्या है, सब इसी के तहत विकसित किए गए। ऐसे आप देखेंगे विमानों की, तो जो छोटे हल्के जो तेजस लड़ाकू विमान है वो इसी ने डेवलप किया है। रुस्तम या फिर तपास जैसे जो ड्रोन है ये इसी ने डेवलप किया है। नौसैनिक जो सिस्टम है, टारपीडो, सोनार, युद्धपोत जो तकनीक है वो भी ये विकसित करता है। इसके अलावा आप देखेंगे तो रडार, इलेक्ट्रॉनिक जो युद्ध प्रणाली है, टैंक या फिर अलग अलग जीवन विज्ञान, लाइफ साइंस से जुड़े हुए, चाहे वो सैनिकों के लिए हाई एल्टीट्यूड जो भोजन है, पोशाक है, जो दवाइयाँ हैं, उन पर ये शोध करता है, उनको इसी ने विकसित किया है। न्यूक्लियर जो बायोलॉजिकल जो केमिकल है उससे सुरक्षा जो एक कवच है
वो इसने विकसित किया है। तो इस तरह से इसके बहुत सारे कार्यक्षेत्र हैं। इसके अगर ऑर्गेनाइजेशनल जो स्ट्रक्चर है उसकी अगर बात करेंगे तो इसके DRDO जो प्रमुख हैं समीर वी कामत हैं। 7 प्रमुख टेक्नोलॉजी जो क्लस्टर हैं उनसे ये जुड़े हुए हैं। भर्ती की 2 प्रमुख जो स्थितियां हैं, वो जो तंत्र है उस रूप में ये पूरा संचालित होता है। सबसे खास बात है कि इसकी जो भी प्रमुख उपलब्धियां हैं, आप देख सकते हैं कि बहुत सारे प्रोजेक्ट से ये जुड़े हुए हैं और बहुत सारी जो चुनौतियां हैं वो भी इसके सामने हैं। जैसे कुछ परियोजनाओं में अभी भी DRDO लंबा समय ले रहा है। बजट जो प्रबंधन है, बड़े पैमाने पर जो शोध है, उस स्तर पर देखेंगे दुनिया के अन्य जो रक्षा अनुसंधान है केंद्र है उनसे ये काफ़ी अभी भी पीछे है। निजी उद्योग के साथ जो सहयोग है वो अभी उस स्तर पे बेहतर नहीं, यानी जो पब्लिक प्राइवेट जो सिस्टम है उस स्तर पे अभी पूरी तरह से ये नहीं डेवलप हो पाया है। अत्याधुनिक जो विदेशी तकनीक है उसकी तुलना में अभी भी जो DRDO है उस स्तर पे नहीं पहुंचा है। भारत के लिए इसके महत्व की बात करेंगे तो भारत को रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने का ये सबसे अहम योगदान देने वाला कह सकते हैं कि ये अनुसंधान संस्थान है। विदेश से हथियार आयात पर जो निर्भरता है वो करने में ये महत्वपूर्ण कदम उठाता है। राष्ट्रीय जो सुरक्षा है उसको मजबूत बनाने, स्टार्टअप और उद्योग की जो नई तकनीकी दिशा है वो देने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वैज्ञानिक जो क्षमता है, जो रोजगार है उसके बढ़ाने में ये मदद करता है। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि ये जो पूरा K5 जो बैलिस्टिक जो मिसाइल है, ये भारत के संदर्भ में देखेंगे तो ये केवल मिसाइल ही नहीं है बल्कि एक रणनीतिक जो सुरक्षा कवच है उस रूप में देखी जा रही है। न्यूक्लियर जो ट्रायड है उसका सबसे मजबूत स्तंभ माना जा रहा है। समुद्री जो डिटरेंस है उसका एक भविष्य माना जा रहा है। और ये भारत की जो भी रक्षा तैयारी है, जो तकनीकी क्षमता है, उस दृष्टिकोण से देखें तो विश्व स्तर पर एक नया जो मुकाम है उसको स्थापित कर सकता है। तो K5 जो है वो भारत के आगामी भविष्य के लिए बड़ा ही अहम हो जाता है। तो ये पूरी चर्चा थी, इसी पर आधारित एक प्रश्न है। K5 जो बैलिस्टिक मिसाइल है इसका पूरा नाम क्या है? सबमेरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल, सरफेस लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल या स्ट्रेटेजिक लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, समरसेबल जो लाइट बैलिस्टिक मिसाइल। तो इसमें से इसका पूरा जो नाम है वो आपको बता के इसमें सही जो विकल्प है उसका चुनाव करके हमें कमेंट के माध्यम से भेजना है। तो ये पूरी चर्चा थी। इसके अलावा एक सूचना है, संस्कृति IAS के द्वारा चिल्ड्रंस डे के ऑफर प्रदान किया जा रहा है। ये जो ऑफर है ये 14 नवंबर यानी आज की तिथि तक वैलिड है, जिसके तहत ISGS जो फाउंडेशन बैच है PT मेंस के, चाहे वो हिंदी माध्यम का हो चाहे वो इंग्लिश मीडियम का हो, इनके जो कोर्स हैं उनमें एडमिशन ओपन है और इनके लिए जो भी निर्धारित फी है उस पर इस अवसर पर खास विशेष छूट दी जा रही है। अगर हम देखेंगे हिंदी माध्यम का जो कोर्स है जिसकी निर्धारित फी 1,10,000 है, वो डिस्काउंट के बाद केवल 50,000 में आज तक आपको प्राप्त हो सकती है। और इंग्लिश मीडियम की जो फ़ी है वो 1 लाख है, लेकिन डिस्काउंट के बाद ये केवल 25,000 में आपको प्राप्त हो सकती है। इसके अलावा भी अगर कोई क्वेरी है तो दिए गए नंबर पे आप कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या संस्कृति IAS की जो वेबसाइट है यहाँ विजिट करके संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हमने बात कर ली कि K5 जो बैलिस्टिक मिसाइल है इसका जो दूसरे चरण का जो परीक्षण किया गया है आखिर ये क्यों महत्वपूर्ण है, और इसके साथ ही इस मिसाइल का भारत के विकास में, भारत के रक्षा तंत्र में क्या योगदान हो सकता है, और इससे जुड़ी बहुत सारी जो बातें थी उन पर हमने चर्चा की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।